बांदा के बबेरू कोतवाली अंतर्गत एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। जहां क्षेत्र में इस घटना के उपरांत सनसनी का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी होने के उपरांत पुलिस के द्वारा लाश का पंचनामा के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ घटना के प्रत्येक बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या साजिश के तहत की गई है। अब ये जो है हमको जो है सुबह सूचना मिली थी कि जो है बदबू आ रही है। उनके जो है दामाद हमसे और ये विनीत कुशवाहा इन्होंने फ़ोन किया है तो बताया है, तब हम वहाँ से आए हैं। तो यहाँ ताला बाहर से लगे थे, अंदर लाश थी। और तो ये था कि मान लो ये अपना तो हो नहीं सकता, ये है कि कोई हत्या किया होगा। इसलिए कि बाहर से ताला लगा है। बस मौके में अभी आप हम देखा यहाँ आके। कौन कौन आया है यहाँ पर? यहाँ उनके बेटे दामाद है, हम हैं और हमारे मामा के लड़का है। पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन हमसे पहले आ गई थी। तो यहाँ जब हम आए थे तब यहाँ सब लोग थे। तो हमने देखा यहाँ तो हत्या की शंका लग रही है। हत्या की शंका लग रही है कि किसी ने हत्या की है। अच्छा, शव को आपने देखा तो क्या स्थिति थी? यहाँ स्थिति ये थी कि जो है भूमि में जो है लेटे हुए देखा। अच्छा, और पप्पू जी क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना सर जो है खाना बना गाँव के हमारे मतलब उनके भाई बंद लगते हैं, उनके गांव के हैं। तो जब सुबह पहर जानकारी हुई, उन्होंने हमको फ़ोन किया, हम बताएं कि वहाँ से जो बदबू आ रही, तो हम लोग आए। तो बताया, हमारे फिर भाई बंद पुलिस प्रशासन सब कोई आए। अच्छा, 8 वर्ष कहाँ पे है हुई ये घटना? ये नहर पटरी बबेरू में। ठीक क्या है, कौन थे आपके? ये मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ है इनको, कैसी घटना हुई है? इनको हम लोग जब लॉकडाउन हो गया 1 महीने पहले इनके साथ में थे। इसके बाद गांव चले गए, तो गांव में वहाँ अपन काम हम करते थे, ये लोग ये रह रहे थे। अब हम यहाँ आते थे, बाबू का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था, तो हमने ये पता लगाया कि बाबू शायद कहीं दिन में काम हम करता होगा। तो जब यहाँ दोपहर के कई चक्कर वक्कर लगा के हम लोग चले जाते थे, तो यहाँ ताला लगा था। रात में कल शाम के आए 7 बजे थे ये लोग, कि अभी नहीं आए, 7-8 बजे हो गए। इसलिए हम वहाँ चले गए फिर गांव। हमको पता नहीं चला कि ये हम आते थे, हमें ये पता था कि ताला लगा, कहीं काम हम करते होगे। फोन लगाते थे, वो स्विच ऑफ बताता था। क्या नाम था इनका? इसका नाम नत्थू विश्वकर्मा। लगभग कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग 40-50 साल से कम नहीं थे। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक के असंतुलित होकर गड्ढे में गिरने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से कस्बे के सरकारी अस्पताल में लाया गया। बता दें कि उसमें से एक युवक को गंभीर चोटें आई है, जिस वजह से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खन्ना थाना क्षेत्र के मवई खुर्द निवासी रामनारायण अपने साथी सौरभ और हाकिम सिंह के साथ नशे में था, जिस वजह से बाइक की संतुलन बिगड़ गई और वे हादसे के शिकार हो गए। चंदन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मवई को। ये कौन है आपके जो एक्सीडेंट हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ तो एक तो भाई है, ये पास का रहने वाला है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ जानकारी? जानकारी ये मोटरसाइकिल से जो आ रहे थे, तो जानवर कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये खन्ना से। अच्छा, कहाँ के लिए? ये गांव जा रहे थे। अच्छा, तो जानवर निकल पड़ा। सो आपका मुन्ना सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मवई खुर्द के। ये आपके कौन है जिनका एक्सीडेंट हुआ? ये हमारे गाँव का ही है। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? वहाँ से खन्ना से गाड़ी बनवा के जा रहे थे जी। बीच में रास्ते में जानवर आ गया, तो उस जानवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई ना, तो गाड़ी बह गई, एक्सीडेंट हो गया। जी। इनके साथ में और कौन था? और मेरा भाई था। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई? ये यहाँ से गाँव में फोन गया था, तो फिर हम लोग आए। अच्छा जी। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ। कहाँ के रहने वाले हैं? मवई खोल। कहाँ से कैसे एक्सीडेंट हो गया ये आपका? तो गाड़ी लग गई हमारी। कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम खन्ना से मवई जा रहे थे। तो ये कैसे एक्सीडेंट हो गया? भैया चला रहे थे वो वाले, एकदम से लग गई। अच्छा, कोई चीज़ सामने आ गई थी क्या? कोई सामने नहीं आती, लफा दी उन्होंने थोड़ी सी, चक्कर हो गई, स्लिप हो गई, चली गई नीचे, खाई गई। अच्छा। रामपुर में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 19 मामले अहमदाबाद से रामपुर पहुंचे उन व्यक्तियों के हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा पहले भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। स्थिति को देखते हुए फिलहाल एहतियात की आवश्यकता है। केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि सभी को अपनी जिम्मेवारियों को समझनी चाहिए। आज जनपद रामपुर में
कुल 19 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। ये सारे केसेस उन रैंडम सैंपल्स में से हैं जो 11 तारीख को लोग अहमदाबाद से ट्रेन से आए थे और 12 तारीख को उनका सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस तरीके से कुल मिला के हमारे यहाँ अभी एक्टिव केसेस की संख्या 34 हो गई है। हालांकि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से आए सभी लोगों पर लगातार हमारी कड़ी निगरानी है और ये जितने सैंपल्स अभी आए हैं पॉजिटिव, ये शुरू से ही क्वारंटाइन कंडीशन में है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है। शेष सभी लोगों को कड़ी निगरानी में होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये जो नए केसेज आए हैं इनसे हम सभी लोगों को एक तो सबक लेने की ज़रूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पूरी सख्ती से जो क्वारंटाइन की कंडीशन है और सख्त अनुशासन में इसको पूरा करें और जिम्मेदारी के साथ। और किसी भी दशा में अगर क्वारंटाइन कंडीशन की कोई उल्लंघन करता है, उसकी सूचना मिलती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और हमने लगा भी दिया है। कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई है और की जा रही है। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों को अब अतिरिक्त सतर्कता की ज़रूरत है और उन सारे लोगों से जो बाहर से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, इसके लिए सभी लोगों को पुलिसिंग के काम में लगना पड़ेगा, केवल प्रशासन को नहीं। जितने लोग बाहर से आए हैं सारे लोग देखें, उनको किसी भी दशा में क्वारंटाइन कंडीशन से बाहर ना आने दें, कम से कम 21 दिन तक, और 21 दिन तक उनके संपर्क में बिल्कुल ना आए। ख़ास तौर से ये याद रखें कि परिवार में भी जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो उनके संपर्क में बिल्कुल ना आए। ये एक शर्त थी, जो लोग बाहर से आने के लिए इतनी जिद किए हुए थे, शासन के द्वारा उनकी व्यवस्था की गई, तो ये एक शर्त थी कि उनके द्वारा संक्रमण का खतरा ना फैले। हमारी जिम्मेदारी होगी सभी की सामूहिक कि इसको हम रोकें ताकि लॉकडाउन का जो हमारा इतनी बड़ी मेहनत है वो किसी भी तरीके से बर्बाद ना होने पावे। ये याद रखिए, ये लॉकडाउन हम लोगों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन अगर आज हमने इन सारी चीज़ों को होने दिया तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि सारे लोग इसमें मिले। जनपद बांदा में अवनी परिधि संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा संरक्षक के निर्देशन में गरीबों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। बता दें कि संस्था के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर राशन सामग्री का वितरण किया। वहीं लॉकडाउन होने के उपरांत से लगातार संस्था के कार्यकर्ताओं ने यह काम किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? खाईपार में रहते हैं। आपको राशन वितरित किया गया, आज कैसा लग रहा है आपको? किसके द्वारा वितरित किया गया? जी अपनी परिधि द्वारा राशन वितरित किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस घड़ी में आपको राशन वितरित कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हैं, घर में रह रहे हैं, अपने कोई काम धंधा नहीं चल रहा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक किट बनाई गई है, इसमें चावल भी है, चीनी भी है, सिवई भी है, बेसन है, चना है, मटर है, तो साबुन है, तेल है और सर्फ है। तो ये पूरी किट बना के पूरा गरीबों को, मतलब जो बहुत ज़्यादा नीडेड लोग हैं उन लोगों को देने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए किट बनाई गई। कितने लोगों को अभी तक राशन लगभग ये स्टार्टिंग में तो जो राशन सिर्फ था, अभी ये जो किट है ये लगभग हमने अभी 3 दिन से 3 दिन से शुरू किया है, जिसमें लगभग मान चलिए 200 पर डे लगभग किट जा रही है। इससे पहले भी आपने कार्य किया है? कितने लोगों को किया था पहले तो वो संख्या तो हज़ारों में था। अच्छा। और अभी हमने एक नया काम भी शुरू किया है, जो ये राहगीर चल रहे हैं, इन राहगीरों के लिए यही पुलिस चौकी में हमने अपने सिविल लाइन पुलिस चौकी में बात की है। यहाँ इन्हीं के बाहर जो है खाना, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ से पूरा खाना बना के, लगभग 500 आदमी खाना बना के पर डे वहाँ पहुँचाता है। और वहाँ पे रात को, शाम को 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक कंटिन्यूसली काम करता है। वहाँ पे खाना खिलाता है, जो भी बसेस से लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, उन लोगों को रोक रोक के आराम से बैठा के खाना और पानी पूरी व्यवस्था है। एक काम और आज हमने शुरू किया कि जैसे होमगार्ड्स हैं, ये सब अपने घरों से सुबह निकल आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, सब यही मेन कोरोना वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो इनके लिए भी हमने आज एक टिफ़िन और एक पानी की बोतल, ये 2 चीज़ों का हमने अरेंजमेंट किया है, जो अभी सीओ साहब से बात हुई है, तो उनके हाथ से शुरुआत करके पूरे बांदा में जो भी लोग ये ड्यूटी पे हैं, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। ये किसके द्वारा करा रहे हैं आप लोग? ये टोटल मैम मेरी पत्नी है डॉक्टर संगीता सिंह, मैं, स्टाफ हमारा पूरा सपोर्ट में, कुछ दोस्त हैं बहुत करीबी, अलंकार तिवारी, शिविर जी जैसे लोग, तो ये सब मिल के हम लोग का मतलब ये अपनी परिधि की तरफ से ही हो रहा है।
अवनीपैथ हॉस्पिटल से नहीं, ये पर्सनल मतलब उसमें से। मतलब पर्सनल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमेश सिंह है। क्या पोस्ट है आपकी? मैं इस अस्पताल का प्रशासक हूँ। मैं इस अस्पताल को पूरा देखता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी श्रमिक सड़कों पर उतरे हैं और अपने घरों की ओर पैदल ही चल पड़े हैं। सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख प्रशासन ने सभी प्रवासी मजदूरों को रोककर उनके घर भेजने की मांग सरकार से की है, जिसके बाद शासन द्वारा प्रवासियों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। रवाना किए गए 30 बसों को मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर लगे टोल अधिकारियों ने रोक लिया। बस चालकों ने बस के रुकते ही सड़क पर उतरकर जाम की स्थिति पैदा कर दी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि अधिकारियों ने हंगामा होते देख शासन के आदेश के बाद बस को भेजे जाने की बात कही है। जी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से या प्रशासन से मेरे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं अभी तक अवेलेबल हो पाया है कि जिससे जो है बसों को मैं फ्री में एग्जम्प्ट करूं, और शासनादेश आते ही उसका पालन किया जाएगा। कितनी बसें थी हैं? ये लगभग 30 बसें थी, 30 बसों के आसपास थी। कहाँ पे जा रही थी? ये सर सहारनपुर की तरफ जा रही थी, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की तरफ। तो आपने इन्हें बसों को जाने दिया या नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। बिना टोल के बसें आगे नहीं जाएगी? जी बिल्कुल, कोई नहीं जाएंगे जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आता है हमारे पास। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। बताइए आप यहाँ पर कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? ये मेरा जानसठ के मुजफ्फरनगर के पास में खड़े हैं हम। गाड़ी ये सहारनपुर जा रही है धामपुर से, और ये लोग टोल टैक्स पे हमको जाने नहीं दे रहे आगे। बोले टोल टैक्स लगेगा इसका। हम बोले चिप लगा है और सरकार ने भेजा है गाड़ी हमारी। आपातकालीन सुविधा है भाई साहब। कहाँ पे जाना है आपको? सहारनपुर। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह, परिचालक। बताइए क्या समस्या है कि क्यों गाड़ी यहाँ जाम लगा रखा आप लोगों ने? सर समस्या ये है हमारी, हम यहाँ धामपुर से चले हैं सहारनपुर के लिए। आपातकालीन सुविधा सरकार की तरफ से भेजी गई है, और हमारे पास टोल टैक्स के लिए इस पर चिप लगी हुई है। वैसे पैसा पहले ही जमा हुआ है यूपी सरकार के लिए, उसमें तो कट जाता है, परंतु ये कौन सा टोल टैक्स है हमें तो ये भी नहीं पता। अभी रोहाना टोल टैक्स से हमसे पैसा मांगा जा रहा है। मामला कुरारा विकास खंड के अंतर्गत सरसई गांव का है, जहां हमीरपुर जालौन बॉर्डर की सीमा है। वहां कल रात से सैकड़ों वाहन को रोक रखा है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वे कल रात से यहां इस हाईवे पर फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। वे भूखे प्यासे मर रहे हैं और उनके छोटे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि वे लोग बसों से नहीं जाएंगे क्योंकि वे अपने निजी वाहन को पैसे देकर लाए हैं, इसलिए वे साधन से ही जनपद तक जाएंगे। फिलहाल कुरारा पुलिस ने उनसे कहा है कि आप लोगों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और आप लोगों को बसों के द्वारा आपके गृह जनपद तक भेजा जाएगा, लेकिन प्रवासी मजदूर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वे जिद पर अड़े हैं। बता दें कि मजदूरों ने पूरे हाईवे को जाम कर दिया है और किसी को भी जाने नहीं दिया गया है। फिलहाल कुरारा इंस्पेक्टर निरुद्ध सिंह ने मौके पर पहुंचकर जाम की समस्या का निदान कराया है। खड़े हैं आप यहाँ पे? कब से खड़े हैं? अभी हमको 1 घंटा हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं रातों लगभग 8-9 बजे। हम लोग लगे, हम थोड़ी लगे। अच्छा, तो जब हम महाराष्ट्र से चले थे तो उसी समय बॉर्डर सील क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं वापस वहीं से कर दिया गया? क्यों आज ये इतना गरीब मजदूरों को मारा जा रहा है? और कहाँ जाना है आपको? हम आ रहे हैं मुंबई से और हमें जाना है जिला शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जाना है? हाँ। तो यहाँ पे जो बसें यहाँ पे खड़ी कराई गई हैं आप लोगों के लिए, तो क्या है कोई ऐसा साधन नहीं जो आपको शाहजहाँपुर छोड़ दे? नहीं, हमें अभी साधन नहीं है। साधन तो नहीं है, लेकिन हम प्रशासन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ से बस। तो आप ही लोगों के लिए तो प्रशासन ने बसें खड़ाई गई, मतलब चाहते हैं हमें यहाँ से सही सलामत बस से बैठाला जाए, ट्रक से नहीं जाना चाहते। नहीं, बसें ही उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। बस से ही जाना चाहते हैं। बांदा जनपद में डीएम अमित बंसल ने अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शहर कोतवाली के अंतर्गत सिविल लाइन्स इलाके पर एक निजी अस्पताल में अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। स्टेशन रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल की ओर से औचक निरीक्षण करने पर डीएम ने पाया कि हैवी मशीन से बेसमेंट में लॉकडाउन के दौरान खुदाई का काम चल रहा है। मानक से अधिक खुदाई देख डीएम अमित बंसल ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और मौके से पुलिस आरोपी डॉक्टर को कोतवाली ले गई। कुछ माह पूर्व भी जिला प्रशासन ने डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता को नोटिस दी थी। बावजूद इसके डॉक्टर के द्वारा निर्माण कार्य को जारी रखा गया। आज रास्ते से निकले डीएम ने शक्ति दिखाते हुए संबंधित धाराओं में डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है।
नहीं है। अरविंद मान जाओ, पुरानी बात ना नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, कोई नई बात नहीं। क्या मकान क्या गलत तरीके से बनाया जा रहा था? तरीके से नहीं बन रहा मकान, बिल्कुल सही तरीके। विकास प्राधिकरण की तरफ से पूरी मंजूरी थी, फिर आखिर क्यों पुलिस पकड़ करके लेके आई? गलतफहमी होती है कभी कभी। पुलिस पकड़ करके क्यों लाई है? नहीं लाई है, कोई अपराध किया है? कोई अपराध नहीं। तो फिर कोतवाली में क्यों है? कोतवाली में हमको बुलाया गया, क्यों, क्या वजह है? जानकारी देने किस संदर्भ में जानकारी? किसी दूसरे को दिक्कत ना हो उस बात। बस इतनी चीज के लिए जो है थोड़ा सा नॉर्मली जो सब नहीं करना चाहिए ना। सर क्या है मामला, कोतवाली भेजा गया? देखिए आज जो है बाहर से करवा से मजदूर रेलवे पर आ रहे हैं, एक ट्रेन आई थी। उस समय जिलाधिकारी महोदय में उतरे थे, एडीएम साहब खड़ी थी। तो जब एडीएम साहब वहाँ रुके तो उन्होंने देखा एक कार्य चल रहा है, जेसीबी वगैरह चल रही थी। जब लोग गाँव में शहरी क्षेत्र उसमें कोई नहीं कारण सबका वो, तो पता चला कि मेन गुप्ता जी का वो बेसमेंट पूरा अस्पताल ये बन रहा है। बेसमेंट के 18 से 20 फुट गहरा है, जो कि मानक से करीब है। उनका नक्शा पास में नहीं है और बिना अनुमति के इस समय लॉकडाउन में निर्माण कार्य से नहीं हो सकता है। और सामने काफ़ी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, 1000-2000 और सब उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डीएम साहब ने आदेश दिया है कि उनके बजाय फैया दर्ज कराया, जो भी प्रशासन ने कहा है। सर इसके पहले भी जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई थी संबंधित डॉक्टर को अवैध निर्माण के लोग देखा है। जब फरवरी में उनको नोटिस दी गई थी तब उन्होंने कहा था कि हम मतलब नहीं करेंगे और हमारा नक्शा मतलब दिया हुआ है तो पास हुआ है, तो उनको रिजेक्ट हो चुका है। फिर लोगों से एनओसी नहीं मिली है कि वहाँ पर चोरी का जगह नहीं है कि बेसमेंट की अनुमति दी जा सके। तो बेसमेंट को उन्होंने मना किया है, बेसमेंट नहीं बन सकता है, अनुमति मिली है। सर बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी गई है, अगल बगल के घर भी गिरने की दिक्कत है, तो क्या उस पर भी बिल्कुल कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। कभी मैंने मीडिया बैठ कर समीक्षा की थी, शाम को मैंने उनको आदेश जारी किया है, लिखित रूप से आदेश जारी किया गया है मेरे गुप्ता जी को, बेसमेंट को बरसात से पहले भरवाया जाए, जिससे भी कोई दिक्कत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।